बताओ। लोगों को मजा चाहिए है, कैसे भी ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पिक्चर को। पहले पहले छींक आती थी, लगता था कि कोई याद कर रहा है, और अब ऐसा लगता है कि यमराज फाइल चेक कर रहा है कि क्या वो नंबर आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी दिक्कत के। हम कल कहाँ थे? इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइए समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? एक ऐसा ट्रायंगल जिसको हम समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, जो कि आइडियल होता है बिल्कुल समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में हालांकि हम ज्योमेट्री में काफी पढ़ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ए बी सी, अगर आपके तीन का मतलब त्रिभुज के तीन कोण हैं, तो यहाँ पर आपकी सबसे जरूरी चीज है ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, आपके तीनों बराबर होंगे। तो ए बराबर बी बराबर सी, आपका तीनों बराबर होने वाला है। ठीक है माय डियर, चलिए इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे को ध्यान से सुनना बस आप लोग। ठीक है, अब आपको पता है डियर, जब आपकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, तो कोई परेशानी है क्या? बोले सर काय की परेशानी, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो परेशानी किस बात की भाई? तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या उनके सामने के कोण भी तीनों बराबर होंगे क्या? अगर तीनों कोण आपके सामने के बराबर है तो क्या हो जाएंगे? हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहां पर बराबर होने की संभावना तो केवल यही है कि तीनों कोण 60-60-60 के हो जाएं। अब जैसा कि समबाहु त्रिभुज के बारे में आप खिलाड़ी हो, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको सब पता है कि अगर इस ए से सामने वाली भुजा पर कुछ भी डाल दिया, अब मैं ए से अगर सामने वाली भुजा पर मैंने ये कुछ भी डाल दिया, हाँ, तो अगर मैं इसको डी पॉइंट मानता हूं और आज मैं इससे कह दूं कि भाई ये परपेंडिकुलर है, तो आप सब लोग समझते हो ना कि ए डी अगर आपका पॉइंट है और मैंने कह दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो ए डी हमारी माध्यिका भी होगी, ए डी हमारा एल्टीट्यूड भी है, ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है, ए डी सब कुछ है। कि भाई ए डी क्या क्या हो सकता है? ए डी आपका यहां पर एल्टीट्यूड तो है ही, यानी कि लंब तो है ही, आपका एडी माध्यिका भी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, ये आपकी माध्यिका भी है, आपसे बोल सकता हूं एल्टीट्यूड भी है, आपसे बोल सकता हूं ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है, और ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये सब कुछ है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट है, हमें पता है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है सर, एडी मीडियन कैसे? चंदन राज, एडी तो ये समबाहु त्रिभुज में तो सारे केंद्र एक ही जगह होते हैं ना डियर। अगर सारे केंद्र एक जगह होगा, यही माध्यिका होगा, यही सब कुछ हो जाता है, ये समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी है ना? चलिए, तो ये बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि ये इसकी क्वालिटी है कि ये सारे बराबर होते हैं। ओके, चलिए, तो सर पता है तो ठीक है। अब हम यहां से मैं ये कहता हूं कि क्या इस ट्राइंगल में आपको हाइट निकालनी हो, अगर एडी निकालना हो, तो एडी निकालना आसान है क्या? हाँ, क्योंकि अगर ये माध्यिका भी है तो ये बीडी कितना हो जाएगा? बीडी बराबर आपका a/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? बीडी बराबर a/2 हो गया। और ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो। हाँ सही बात है, सही बात है ना? तो आपको सिखाया हुआ है ना, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, अगर 30 डिग्री के सामने अगर a/2 है, ये 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3 टाइम्स, यानी कि सर ये हो जाएगा √3a/2। ये a/2 है नीचे बीडी, और ये a, तो यही तो हाइट हो गई आपकी। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह क्या होती है? हाइट जो होती है वह √3a/2 होती है। हैंड्स प्रूफ। समझ में आ गई कि हाइट हम कैसे निकाल पाए? वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं सर इसके बारे में, तो इसका एरिया निकाल सकते हो अब आप। हाँ, एरिया में क्या है? एरिया क्या होता है? 1/2। आधार कितना है? आधार, आधार तो पूरा ए है ना, इंटू ऊंचाई ये निकाल दी। तो सर एरिया कितना निकल कर आ जाएगा?
इस समबाहु त्रिभुज का एरिया हो गया √3a² / 4। यह आपके एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? वेल डन। आगे चलते हैं। अब क्षेत्रफल निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल दिया। मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूं, हाइट का साइड से रिलेशन बताओ। हाइट का साइड से रिलेशन बताओ। बताओ सर, आप जो कह रहे हो वह हम समझेंगे, चलेगा। हम यहां कहेंगे कि h बराबर अभी आपने बताया √3/2 a होता है। यानी कि अगर आपके सामने स्थिति यह है कि आपको अगर हाइट निकालनी हो तो साइड से इस तरह से रिलेशन आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाइट का एरिया से निकालो, फिर देखना कितनी मजेदार चीज बताऊंगा आपको। रिलेशन निकालो। सर आज मेरी पहली क्लास है, पिछले क्लास कैसे देखूं? पीछे जाकर। चलिए, ये क्लियर है? अब बताओ सर, अभी आपने सिखाया था कि हाइट बराबर कितना होता है, √3a/2 होता है, और एरिया बराबर कितना हो जाएगा, √3a²/4, यानी कि 4 ऊपर और √3a² नीचे। सॉल्व करने के पश्चात निकल कर आया कि h/a बराबर √3a से गया ये गया भाई 2/a। ठीक है, अब आपको एक चीज बताऊं, यहां सबको पता है ना कि ये a क्या है, a समबाहु त्रिभुज की भुजा है। मजा आएगा, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। चलिए, अगर मैं आगे बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए, रेशो बिटवीन हाइट, साइड एंड एरिया। रेशो बताओ हाइट, साइड और एरिया का। चलो सर, एरिया बराबर h²/√3, ये भी हो सकता है डियर, वो तो होगा ना, वो तो उसमें कोई कॉमन सेंस वाली बात है तो डियर। अक्षय कुमार, यही क्लास देखनी पड़ेगी भाई, है ना, एक ही क्लास चल रही है। आइए, तो सर कैसे करें? मैंने कहा भाई कैसे, दिक्कत मत लो, आप साइड को a मानो, हाइट को आप क्या लिखो, √3a/2, एरिया को क्या लिखो आप, √3a²/4। आप सॉल्व करो, करते हैं। तो सर कैसे करें? एलसीएम ले लो आप 4 और a से काट दो a। ठीक है, एलसीएम आपने 4 ले लिया, तो 4 एलसीएम लेते ही यहां आएगा 2√3, यहां आएगा 4, और यहां आएगा कितना, ठीक है ना, यहां आएगा √3। तो ये हाइट, ये साइड और ये एरिया का रेशो आ गया। अब मजेदार चीज बताता हूं, सॉरी √3a होगा ना। अब मजेदार चीज बताऊं एक, चलो, मतलब अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, यहां से बहुत कुछ सीख लिया है, रेशो भी निकालना सीख लिया है, बहुत सारी चीजें आपने सीख ली हैं। अब ये सब काम की हैं, मजाक नहीं है। आइए सर, ये फॉर्मूला है, मोहम्मद फहद, क्या फॉर्मूला है मोहम्मद? तुम शुरू हो गए फिर से? कहां दिख रहा है फॉर्मूला? हर एक चीज लिख रहा हूं भाई, रेशो निकाल रहा हूं, रेशो हाइट की जगह हाइट रख दी, साइड की जगह साइड रख दी, ये सब कुछ रेशो चल रहा है। अभी तो फॉर्मूला था वो ऊपर लिखा दिया, पता नहीं फिर भी। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि चलिए, यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड अगर आपको √3 दे रखी है तो एरिया कितना होगा? साइड अगर √3 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा? तो बाय फॉर्मूला अगर आप सॉल्व करते हो तो √3a²/4, तो सर ये तो हो जाएगा 3√3/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको रेशो से सॉल्व करना चाहूं तो करो। इस 4 रेशो को किसके बराबर मानोगे? इस 4 रेशो को आप √3 के बराबर मानोगे। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/4। ठीक है,
4 रेशो को आप √3 के बराबर मानोगे, एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी √3/4 और एरिया कितना रेशो था, √3 ए रेशो, तो एक रेशो की वैल्यू √3/4 और ए की वैल्यू कितनी थी √3, तो आ गया ना 3√3/4 आ गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रेशो वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है, जब आप अपना दिमाग अपने पास रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है सर, इसका और यूज क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको हाइट दे दी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 16√3, तो मुझे बताइए साइड क्या हो जाएगी डायरेक्टली, तो अगर मैंने आपको हाइट दे दिया तो साइड क्या हो जाएगी, तो सर आपने अभी रेशो निकलवाकर भी दिखाया था कि अगर ये 2√3 रेशो के बराबर हाइट होती है तो आपको ये 16√3 के बराबर है, एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 8, 4 रेशो की वैल्यू ही भुजा होती है 32। इस तरह से आप इसका काम ले सकते हो, अच्छी चीज है, पता होता है तो अच्छी बात है। तो बताइए हाइट, साइड और एरिया का रेशो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सर ये होता है 2√3, ये होता है 4 और ये होता है √3a। दिमाग में रखें, कहीं भी रखें, ठीक है, बहुत काम की चीज है, इससे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो रिलेशन अगर पता होगा, लेकिन फॉर्मूले पता होना जरूरी है क्योंकि वो तो सब कुछ है ना, बिना उसके तो कुछ भी नहीं है, राइट। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको हाइट दे रखी है तो ये आसानी से आप यहां से भी कर सकते हो, हाइट बराबर होता है √3a/2 और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा कठिन है, ये तो और ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं आगे, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में आगे अगर पढ़ रहे थे तो आगे अगर मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप, तो आपका जो परिमाप होता है वह होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। चलिए, अगर मैं आगे बात करता हूं किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कृपया करके ध्यान दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके कोई अंदर एक बिंदु है, यहां कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने क्या किया, साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आपको पता है कि साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर डाल भी देते हो, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपको मैंने P1 मान दिया, यहां पर मैंने आपको P2 नाम दिया, यहां पर मैंने आपको P3 नाम दिया, और ये आपका ट्राइंगल ABC है। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि साइड का, इसकी भुजा का P1 P2 P3 से क्या रिलेशन है, अक्सर हम रट लिया करते हैं कि भाई ये रिलेशन हो जाएगा, कोई संकोच नहीं है, चीजें हमारे सामने हो जाती है, लेकिन आता क्यों है इसके बारे में भी जानना आपका फर्ज बनता है। तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे देखना और फिर हम इसको डायरेक्टली दिमाग में रखेंगे कि क्यों हम डायरेक्टली बता देते हैं कि हाँ भाई ऐसे रट लीजिएगा, मैंने इसको इससे मिलाया, कहीं भी कोई पॉइंट होगा हमें क्या, मैंने इसको इससे मिला दिया। अब मेरे को 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, अगर मैंने इसका नाम O दे दिया तो मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल AOC, एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ट्राइंगल BOC, एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ट्राइंगल AOB, और इन तीनों ट्राइंगल से मिलकर ही तो आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC बन रहा है। तो इस इक्विलेटरल, इनका एरिया बराबर करना है आपस में। अब आइए एरिया निकालना सिखाता हूं, आप मुझे बताइए इसका AOC का एरिया कितना आ जाएगा। सर AOC के लिए आधार आपका A है, सर थोड़ा स्लो चलो प्लीज, हमें लिखना भी तो होता है। हाँ अच्छा, ये तेज हो रहा है क्या, मुझे तो लगता नहीं, मैं तो आराम आराम से लिखा रहा हूं हर एक चीज को। भाई अब ऐसे तो तुम रो रो के लिखोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है ना परेवा, आराम से यही स्पीड रहती है, ठीक है। चलिए थोड़ा मैनेज करो इस चीज को, यही स्पीड सही है, सबसे बेस्ट स्पीड है, आराम आराम से पूछ पूछ के लिख रहे हैं और क्या करें। चलिए, यहां पर आपके सामने ये A है और ये आपका परपेंडिकुलर क्या है P1, जो कि यही होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आइए, प्लस 1/2 BOC कितना हो जाएगा, वही आधार, इसकी ऊंचाई आपकी P2, प्लस 1/2 इसका बेस कितना है, वही आधार तो A ही है, और P3, और ये किसके बराबर होता है, √3a²/4 के, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं, 1/2 A कॉमन लेने पर P1 प्लस P2 प्लस P3 बचा, और ये बराबर हो गया √3a²/4 के। चलिए, 2 से मैंने इसको काट दिया 4 को 2 बार, A से मैंने काट दिया इसको A बार, तो यहां से आपके सामने जो कंक्लूजन निकल कर आया
इसको हम h मान लेते हैं, h बराबर क्या हो गया, √3a/2। इसलिए आप इसको रिलेट कर लेते हो हमेशा कि यार हाँ यार सर इस h को ही हम इसके इक्वल मान लें, हमारा काम आसान हो जाता है। रिलेशन समझ में आया? बस, तो आप कभी रटेंगे नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि h बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है इस कंडीशन के लिए, जब किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई एक पॉइंट लिया जाए और उस तीनों भुजाओं पर उसको लंब डाल दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने समझ लिया। ठीक है डियर, चलिए अब चलते हैं आगे। नोट कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट कैसे हुआ सर? हाइट तो होता ही यही है। हमने तो क्या किया है, इस वाली चीज को इससे रिलेट किया है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर हो गया, यहां पर भी यही होगा ना, √3a/2। तो आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो हाइट बराबर √3a/2 होता है, इसलिए हाइट को इसके बराबर मान लिया। ये एक संज्ञा दी है कि भाई हाइट मान, कभी भी आपको 3 परपेंडिकुलर डालेगा तो आप उसको एज ए हाइट ले लेना, P1 प्लस P2 प्लस P3 करके आंसर निकाल देना। ये है। चलिए अब मैं आगे बात करना चाहता हूं। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ABC, ये A है, ये B है, ये C है, और ये बराबर होते हैं। सबको पता है, इसको मैं AA मान लेता हूं, ABC। इनको बता देता हूं कि मैं A बराबर B बराबर C है, इसको मैंने A माना है, मान लिया ऐसे। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि अगर मुझे अंतः त्रिज्या निकालनी हो, इनर रेडियस निकालनी हो, तो इनर रेडियस क्या होगी? इनर रेडियस क्या हो जाएगी, A/2√3। और आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, A/√3। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का ये पूछना होगा सर कैसे आया, है कि नहीं, है कि नहीं? तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि भाई इनर रेडियस का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वो तो आपका काम है, क्योंकि वो तो मैं पढ़ा चुका हूं विद प्रूफ कि कोई भी ट्राइंगल होता है तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है। सर यूनिवर्सल फॉर्मूला सिखाया था डेल अपॉन एस, जहां पर डेल आपका एरिया है और एस आपका अर्ध परिमाप है ना? तो डेल कितना हो जाएगा इसका, यानी कि एरिया हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का √3a² / 4 अपॉन अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 3a/2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, A/2√3। और आपका कैपिटल आर कितना होता है, यानी कि सरकम रेडियस, परित्रिज्या, इसको बोलते हैं परित्रिज्या। तो परित्रिज्या का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। अब आप सभी लोग जानते हैं यहां तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां हो जाएगा A³ और 4 डेल्टा का मतलब √3a²/4। एरिया की जगह लिख दिया, 4 से 4 काटा, आ गया A/√3। इफ्तिकार अली बोल रहा है सर बेसिक वाले क्लास नहीं मिल रहे हैं, ये क्या चल रहा है? नहीं मिलेगा कभी तुम्हें पहले समझना होगा कि होता क्या है बेसिक, है ना? उनको समझ में नहीं आती चीजें आदि। चलिए सर 4 डेल्टा क्यों, क्योंकि प्रूफ में आया है और प्रूफ ज्योमेट्री में कराया है इसका। ये भूलते नहीं है, याददाश्त चली जाती है। भाई बच्चा भूलता है, हाँ यार 4 डेल्टा होता है, सही है यार, ठीक है, याददाश्त गायब है। भूला हुआ इंसान को याद आ जाता है कि हाँ यार ठीक है, वही है। 4 डेल्टा ABC अपन 4 डेल्टा पूरा करवाया हुआ है, पूरा ज्योमेट्री में प्रूफ। चलो नहीं पता इंसान को, लेकिन आप दिमाग में रखे, लिख लिया हाँ यार ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा याद रखना है, सरकम रेडियस का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, ये होता है। चलिए क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं भैया। अब आगे आता है आपका प्यारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, अपना प्यारा राज दुलारा समद्विबाहु त्रिभुज। बाई सेंट्रोइड प्रूफ करवाया था सर आपने, हाँ बिल्कुल करवाया था, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात अब करते हैं। तो ये हो गया ABC, अगर आपका ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब समद्विबाहु,
ऐसी दो भुजाएं जो बराबर हो, यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि AB बराबर AC है और इसको आपने बोल दिया A के बराबर, तो BC को आप क्या मान लो, B के बराबर। इसको हम बोल देंगे क्या, इक्वल साइड, और इसको हम क्या बोल देंगे, अनइक्वल साइड, यानी कि वो समान भुजा और वो असमान भुजा। इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया A, इसको मैंने मान लिया पूरे का B। चलिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल बहुत अच्छा ट्राइंगल है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या होती है इसमें, अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल से ए शीर्ष से अगर बीसी पर लंब डाल देते हो तो वह लंब क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। लिख लो कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि जो एडी अगर आपका है तो एडी विल बी एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो एडी है कोण समद्विभाजक होगा। और कोण समद्विभाजक होगा उसके साथ साथ हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीडी बराबर डीसीबी होगा, ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओनली फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहलाती है, अकॉर्डिंग टू द कोण समद्विभाजक प्रमेय AB का BD से रेशो, AB का BD से रेशो इक्वल होता है AC का DC से रेशो। तो AB और AC दोनों आपस में बराबर है ना डियर, AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका एक अनुपात एक हो जाएगा, किसके बराबर, BD अनुपात DC के बराबर। यानी कि यहां से हमारा प्रूफ संभव हो गया कि हाँ BD और DC भी समान अनुपात में होंगे, एक अनुपात एक में, यानी कि इक्वल इक्वल रेशो, बराबर रेशो है, इसलिए इनको इक्वल हमने कहा। गॉट इट। और ये स्पेशली किसके लिए है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए है, ऑलरेडी ज्योमेट्री में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और यहां पर आपको ये सीखना जरूरी है। जिनको नहीं पता वो दिमाग में रखें, भाई दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप एक्सप्लेनेशन देख लो या आप अभी दिमाग में रख लो कि हाँ यार ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ज्योमेट्री तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत, बोले नहीं है सर अब क्या दिक्कत रही, यानी कि अगर मैं ये कह सकता हूं, क्वेश्चन कब, हाउ प्लीज, राहुल मुझे तुम्हें अब क्लास से हटाना ही पड़ेगा डियर, है ना, अब कल से क्लास नहीं ले पाओगे राहुल। राहुल दिमाग सेंटर में है या नहीं है तुम्हारा भाई, आज मैं तुम्हारी छुट्टी करवा देता हूं, मैं कह दूंगा भाई ये बच्चा मेरे क्लास में नहीं चाहिए मेरे को। फिर ये नहीं आएगा समझ में, फिर ये कैसे आया, वही पूछना तुम्हें अभी है क्या, जब इतनी प्यारी चीज चल रही है बीच में क्यों करते हो भाई, बोलो। अब कल से नहीं देख पाओगे, अब मजे करना जिंदगी में आराम से। चलो, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, बोलिए डियर। ठीक है, तो बस, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो क्या आप हाइट निकाल सकते हो, क्या आप हाइट निकाल सकते हो, तो हाइट क्या हो जाएगा डियर, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस अगर होती है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि B²/4। क्लियर है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करने पर हाइट बराबर कितना आ गया, हाइट आ गया 4A² माइनस B²/2। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो एरिया निकालो चलो, एरिया बराबर, एरिया कितना होगा, 1/2, आधार, आधार यानी कि बी, बी तो है पूरा आधार, और उसकी हाइट, उसकी हाइट 4A² माइनस B²/2। सॉल्व करने पर कितना आया, 1/4, या कह सकता हूं B/4 √4A² माइनस B²। ये बहुत 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 उपयोगी फॉर्मूला है, पेपर में इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं डियर, आपके काम आएगा। ठीक है, और रटा नहीं है हमने, हमने समझा है, और समझ के हम इसको दिमाग में रख सकते हैं इस तरह से। आरव कह रहा है एग्जांपल, आरव बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने, 50 एग्जांपल दिए है ना, उनसे क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, तब सीखोगे आप। ठीक है, पहले आप इन चीजों को लिखो, नोट्स बनाओ, जिससे कि आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। सर डीसी बराबर B/2 भी होगा, ऑब्वियसली यार, बोल ही रहा हूं ना, बीडी और डीसी का अनुपात बराबर है, तो ये B/2 है तो ये भी B/2 होगा, कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए, ओके, डन है यहां तक। आइए, तो यहां पर आपको ये एरिया का फॉर्मूला दिमाग में रखना है जो कि काम का है। अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप जो हो जाएगा वो परिमाप हो जाएगा सर 2A+B। कभी कभी फॉर्मूला दिमाग में नहीं आए तो आप
हीरोज फॉर्मूला से भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी मान लो फॉर्मूला दिमाग में ना आए तो हीरोज फॉर्मूला का यूज कर सकते हो और एरिया कैलकुलेट करना तरीका वही रहेगा। एस निकालोगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। गॉट इट। चलिए चलिए, यहां तक आपको समझ में आया। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। और दिक्कत है तो मैं इसको पूरा करके बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए वही आपके सामने एक ट्राइंगल दे दिया, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया, ये ए है और ये बी है। तो यहां पर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी बाई टू। अभी तो ये वेरिएबल है तो टिपिकल रहेगा, लेकिन निकलेगा तो ऐसे ही ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। सुरेश कह रहा है बी बाई एट नहीं होगा। आपका बी बाई एट आ रहा है सुरेश? आपने सॉल्व किया, आपका बी बाई एट आ गया? तो एक बार रीचेक करो उसको, है ना। ऐसा तो कहीं कुंडली में लिखा हुआ नहीं कि सुरेश सॉल्व करेगा तो हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, तो एक बार और चेक करो। भाई यही होता है इंसान को जब संपूर्ण कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरी तो ब्रह्मवाणी है, मैंने बोल दिया तो ये सही है, तो उसको एक बार चेक करो, अपने आप चार आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है एस माइनस सी। अरे सी है ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है ना, ये आइसोसेलेस के लिए लगाया हीरोज। सर एरिया नहीं समझे। अरे हीरोज का फॉर्मूला है यार, एस इंटू एस माइनस ए। दूसरी भुजा भी ए है तो ये भी एस माइनस ए, तीसरी भुजा बी है तो ये लगा दिया, बस खत्म, फॉर्मूला है। चलिए अभी तो समझना नहीं है, जिस दिन समझना होगा तब क्या होगा पता नहीं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज कैसे करेंगे डियर? यहां पर हम ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, एबीसी आपके सामने एक ट्राइंगल है डियर। एबीसी आपके सामने एक ट्राइंगल है डियर। आपको पता है कि ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइट होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री है। चीजें क्लियर है? अगर हम आपसे बात करना चाहें कि यार ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? पाइथागोरस थ्योरम यहां लगेगा। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करना चाहें आप लोगों से, इसका एरिया क्या हो जाएगा डियर? एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, सिंपल है। यहां पर हाइपोटेनस का कोई रोल हुआ नहीं हुआ। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब पेरीमीटर तो आप जानते ही हैं, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा? बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेनस। चलो अगर मैं बात करना चाहता हूं इसमें इनर रेडियस की, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या क्या होता है? बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेनियस बटे 2। अगर मैं बात करना चाहूं आउटर रेडियस की या सरकम रेडियस की, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बटे 2। अगर मैं बात करना चाहूं कि अगर मैंने बी से यहां पर एक माध्यिका डाली है, यानी कि अगर मैंने बोल दिया कि बी से मैंने माध्यिका डाली है, बीडी मेरी क्या है? बीडी हमारे पास एक माध्यिका है, मीडियन है, तो मीडियन क्या करती है डियर?
माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित तो कर देती है, तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, तो ये जो पॉइंट होगा यही तो आपका सरकम सेंटर होगा। तो आपकी ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है, लेकिन ये तभी है जब माध्यिका होगा, तब जब माध्यिका है। तो यहां पर हम माध्यिका की बात करेंगे तो ये किसके बराबर है, हाइपोटेनियस बटे 2 के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी से आपने एसी पर मीडियन डाली है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, या तो बोल सकते हो सरकम रेडियस के बराबर या फिर हाइपोटेनस का बटे 2। क्लियर है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। चलिए, अगर मैं कहूं कि सर अगर आपने बी से यहां पर लंब ही डाल दिया, परपेंडिकुलर ही डाल दिया आपने, ये ई आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि बीई अगर आपका परपेंडिकुलर है तो बीई बराबर क्या होगा, तो बीई स्क्वायर बराबर, आर नहीं समझे सर सुचित्रा, आर नहीं समझे, आर नहीं समझ में आया सुचित्रा, आपने है ना थ्योरी नहीं पढ़ी मेरी ज्योमेट्री वाली, है ना। हाँ, ये जो थ्योरी है ना आपने ये नहीं पढ़ी है ज्योमेट्री वाली, वहां ये प्रूफ कराया हुआ है मैंने। अभी आपको देखो प्रूफ तो मैंने वहां करा दिया, लेकिन ये यहां क्यों लिखा रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में ये रहे, ठीक है, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि अच्छा सिंपल तो है यार, इसमें क्या दिक्कत है, बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेनस बटे 2 करना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपको तो मैं केवल आपको मेंसुरेशन के उपयोगी टर्म्स बता रहा हूं, यहां ये जो टर्म्स हैं ये ज्योमेट्री वाली हैं, लेकिन यहां अगर लिखी रहेंगी तो आपके दिमाग में रहेगी, इसलिए लिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा है, कम नहीं है, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा। चलिए, तो अगर मैं बात, जैसे ये भी, अब ये भी है बीडी माध्यिका, माध्यिका का कोई रूल होता नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आइए, अब मैंने आपसे पूछा कि बीई निकाल के बताओ मेरे को, तो बीई कैसे निकालोगे, तो सर बीई का तरीका आपने कल सिखाया था कि बीई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के एरिया को इक्वल कर दो, तो ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ये लंब हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया, अब इसका भी प्रूफ बताया हुआ है ना, सिमिलरिटी वाले जब लगाई थी मैंने ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था तब, लेकिन ये एक्स्ट्रा है कि कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपको परपेंडिकुलर भी बताना है, बी से डाला है ए सी पर, तो कैसे करोगे, लंब अपॉन इंटू आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आप रिवाइज भी कर पाओगे अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ा है तो लिखा रहेगा, इसलिए। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, बीई क्या है, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, साफ साफ दिख तो रहा है, ये निशान होता है परपेंडिकुलर का, देखा करो सामने सब दिखेगा, यही तो फीलिंग आएगा ना, तभी तो कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, अगर मैं कहूं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपो स्क्वायर का के आगे क्या लिखा, समझ नहीं आया, हाइपो स्क्वायर लिखा ही नहीं है मैंने, बीडी मीडियन है भाई, बीडी तो मीडियन है, बीडी तो माध्यिका लिखी है, अरे लिख तो रखा है, ध्यान नहीं दे रहे हो क्या, यहाँ पर पेपर पे दिख नहीं रहा, तुम्हें इस पेज पे दिख नहीं रहा, ये बीडी माध्यिका लिखी हुई है यहाँ पर, ध्यान ही नहीं है तुम लोगों का यार, छोड़ो। चलो आइए, तो यहां पर आपके सामने यहां पर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर मैंने कहा कि मैक्सिमम साइड का मैं एक स्क्वायर इसके अंदर रख रहा हूं, ये लार्जेस्ट साइड है, तो मुझे बताइए कि अगर ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है और ये 90 डिग्री है, तो मैंने एक स्क्वायर इसके अंदर रख दिया, और ये स्क्वायर वो है जो लार्जेस्ट साइड रखता है, यह स्क्वायर लार्जेस्ट साइड रखता है, और उसकी भुजा को मैंने मान लिया कितना, एक्स, क्योंकि स्क्वायर है। तो ए के सामने आपने मान लिया ए, बी के सामने मान लिया आपने बी, और सी के सामने आपने मान लिया सी। देखो जरा, तो ए के सामने आपने ए माना है, बी के सामने आपने बी माना है, सी के सामने आपने सी माना है, कोई दिक्कत किसी को, ये पूरी लेंथ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बताइए फाइंड लार्जेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्ग मैंने सबसे बड़ा वर्ग बनाया उसकी साइड निकालेंगे, तो आप देखते हैं कैसे निकालेंगे और क्या सीखने के लिए आपका यहां पर है। चलिए ठीक है,
स्क्वायर की सबसे बड़ी भुजा, स्क्वायर के सारे साइड, हाँ देखिए। तो मैं ये कहता हूं, देखिएगा सर्किल भी बना सकते हैं। सतीश क्या चल रहा है भाई, जो चल रहा है उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। आइए, मैं ये कहता हूं ये x है, अगर इधर मैंने बोल दिया कि ये आपके सामने m डाल दिया मैंने, ये n डाल दिया, ये o डाल दिया, तो मुझे बताओ mb कितना होगा, mb। तो आप ये कहेंगे सर mb बचेगा a माइनस एक्स। गॉट इट, यस। अच्छा ao बताओ, ao कितना होगा, ao सर ao हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस एक्स, क्योंकि ये x है, पूरा b है, तो ये ao जो हो जाएगा ये हो जाएगा b माइनस एक्स। ठीक है डियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेल डन। तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि चीजों में आपको समझना है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ON है CB के पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ON जो है वह CB के पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काट रही है NB, दिख रहा है, इन दो पैरेलल लाइन को ये NB तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा क्या? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा बताओ, क्यों होगा बोलो? क्योंकि यह करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। कौन सी कोण है? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सर अगर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल AOC में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस b माइनस एक्स अपॉन एक्स, और इस ट्राइंगल BMN में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x अपॉन a माइनस एक्स। हाँ AON n है ना, मैं c ले लिया गलती से, ठीक है। क्या मैं इनको इक्वल कर सकता हूं? अब करना ही पड़ेगा, और कोई चारा कहां है अपने पास, तो करो इक्वल, क्योंकि tan थीटा तो बराबर है, दोनों दोनों थीटा बराबर है तो tan थीटा बराबर है। तो बराबर करने पर b माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर x अपॉन a माइनस एक्स, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व करें, तो ये कितना आ रहा है, ab माइनस bx माइनस ax माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। सर ON बराबर CB कैसे हुआ प्लीज बताओ? ON बराबर CB कहां लिखा है मैंने? ON बराबर CB कहां लिखा है सुचित्रा? ON बराबर CB कहां लिखा है मैंने? एक दो और कह रहे हैं, साथ वाले ऊपर लिखा तो है, रहने दो, चलो। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर इससे इसको कट गया तो इधर की साइड जीरो हो गया? भाई कट गया तो जीरो हो गया ना, क्योंकि जीरो हो जाएगा इधर। चलो ठीक है सर, सॉल्व करने पर क्या हो गया, AB बराबर हो गया, x कॉमन ले दिया a प्लस बी, तो x बराबर क्या हो रहा है, AB अपॉन a प्लस बी। तो प्लीज इसको लिखो कि कभी भी अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके अंदर एक स्क्वायर मैंने रख दिया, और इस स्क्वायर की आपको मैक्सिमम साइड निकालनी है, लार्जेस्ट साइड निकालनी है, सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, तो क्या होगा उसका, अगर ढंग से लिखोगे तो उसकी जो भुजा होगी वो आप देख रहे हो, आधार इंटू ऊंचाई अपॉन आधार प्लस ऊंचाई। ठीक है डियर, नोट डाउन कर लें, काफी अच्छी है, ठीक है। तो जो कि हाइपोटेनस पे डिपेंड नहीं करती है ऑब्वियसली, है ना। चलिए आइए, ठीक है सर। इक्वल कैसे, क्या इक्वल है, कौन इक्वल है भाई, कहां इक्वल? ये पैरेलल का सिंबल होता है, दो लाइनें पैरेलल होती हैं उसको ये कहते हैं इक्वल, तो ये होता है भाई, इसको इक्वल बोलते हैं। और tan थीटा तो बराबर होगा ना, बोला है ना अभी, बुलवाया भी था तुमसे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, तो तुम्हें पीछे जाकर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हद करते हो तुम, उस टाइम क्यों नहीं सुनते हो? उस टाइम चलो नहीं पता इंसान को, लेकिन जब बोलते हैं तुम कमेंट करते हो, बहुत सारे बच्चे जिनको पता है, तब लिख लिया करो हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर होंगे, है ना, तो वो करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं डियर, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब यहां तक जो भी हमने सीखा है वो ट्राइंगल के बारे में सीखा है, अब हम करते हैं ट्राइंगल के। हाँ, एक सुशील कह रहा है सर इतना गुस्सा क्यों आता है? सुशील अब तुम जैसे नालायक बच्चे हैं, बताओ यार, गुस्सा नहीं आया तो क्या करें बताओ? इस पैरेलल को इक्वल समझ रहे हैं, अब जब वो पैरेलल को इक्वल समझेंगे तो मैं इतनी चीजें बता रहा हूं ये सब पैरेलल पे डिपेंड कर रही हैं।
अब उनको कहां खाक समझ में आएगा क्या? तुम बताओ सुशील, तुम बताओ आएगा क्या समझ में? क्योंकि वो तो इक्वल मान रहे हैं, तो ये दिक्कत है। चलिए, तो इसलिए समझ में नहीं आता कि भाई तुम गलत क्यों समझ रहे हो। जो चीजें पैरेलल बोली गई हैं तो पैरेलल की तरह लो। अब हम करते हैं फाइल, ठीक है, ट्राइंगल वाली, क्योंकि अब हमने ट्राइंगल पूरा कर लिया है, ट्राइंगल की फाइल हम बना सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो एक त्रिभुज की 3 4 5 भुजाएं दे रखी हैं, उनके मध्य बिंदु को बनाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब भाई आपको ये पता है, और ये काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि इस बार आया भी हुआ है पेपरों में। तो यहां पर आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 3 4 5 है, ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। तो ये आपके सामने क्या है, 3 4 5 है। ओके, तो 3 4 5 दो बार बोल दिया है मैंने, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना। तो अब आपके सामने क्या बोला जा रहा है कि अगर ये 3 4 5 आपने बना दिया तो ट्रिपलेट आपके होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर इसके मिड पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, तो इसके मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो क्या इस तरह से कुछ बनेगा? बन गया सर। इसने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। हमेशा याद रखना, कोई भी ट्राइंगल हो जिसके मिड पॉइंट्स को आप बुला रहे हो, तो वह उसको 4 भागों में डिवाइड कर देगा, 4 पार्ट्स में। तो इस पूरे का एरिया कितना है? 1/2। पूरे का एरिया हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे बोला गया है कि मध्य बिंदु को मिलाने पर ही जो त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा इस पूरे का बटे 4, तो 6/4 3/2, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कृपया करके जो भी नोट्स बनाए थे, तो राइट एंगल ट्राइंगल के एक बार ट्रिपलेट भी लिख लो, जो आपके काम भी आ जाएंगे। और बार बार मैं इसलिए भी लिखाता हूं कि आपके दिमाग में सेट रहे, क्योंकि ट्रिपलेट यूज भी होते हैं काफी बार, तो क्वेश्चन में देखोगे तो अंदाज भी लगेगा आपको। जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, इसमें ये बेस होता है, ठीक है, और इसमें ये हाइट होती है, और ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो आपको ही बता दूं कि 3 4 5 ये आपका ट्रिपलेट होता है, और इससे बनने वाले बहुत सारे ट्रिपलेट ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे कि इसका मल्टीपल हमने देखा 6 8 10, आपके सामने दे दिया मैंने। जैसे 6 8 10 हो गया, इसी का ही मल्टीपल ले लिया 3, तो 9 12 15। इसी का ही मल्टीपल ले लिया हमने 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16, और 5 चौके 20, एंड सो ऑन। आगे भी बहुत सारे बन जाएंगे इससे। और कौन कौन से इंपोर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो लिखते चलो, 5 12 13, 8 15 17, और ये तब तक लिखाते रहेंगे जब तक याद नहीं हो जाए। और हमेशा 9 40 41, 7 24 25, 20 21 29, 16 63 65, ठीक है, 16 63 65, और अपने पास 48 55 73, 12 35 37, 11 60 61, ठीक है। तो ये सारे आपके ट्रिपलेट्स हैं जो इंपोर्टेंट हैं, जिन्हें हम दिमाग में रखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है डियर। चलिए आइए अगला प्रश्न, इसको आंसर दीजिए। अब आपने देखा कि ये आपके सामने 3 भुजाएं वाली 3 भुजाएं हैं, तो अभी कौन सा त्रिभुज है बताओ। तो अब सर ये जो त्रिभुज हमें दे रखा है ये कौन सा है? सर ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा, चेक कर सकते हो वैसे, लेकिन दिख ही रहा है नहीं बन रहा, 9 10 11 ट्रिपलेट नहीं होता ना, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये हमारे सामने कौन सा हो गया? स्केलीन ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया? स्केलीन ट्राइंगल। अगर ये स्केलीन ट्राइंगल हो गया तो इसका जो विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया है वह कैसे निकलता है? S बराबर 9 + 10 + 11/2, यानी कि ये हो गया 30/2, यानी कि 15। तो हीरो का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, डेल्टा अगर हम लगाएंगे, तो वह कितना हो जाएगा? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यानी कि अर्ध परिमाप लेते हैं पहले,
अब 15 में से कोई एक भुजा को घटा दो, ये आया 9 और 6 15, 15 में से 10 गए तो 5 और 15 में से 11 गया तो 4। सॉल्व करने पर टुकड़े अंदर कर लिया करो, कभी भी गुणा मत करना डियर। मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर आगे नहीं बताऊंगा, है ना। चलिए, इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको शुरुआत में बता रहा हूं जो भी क्वेश्चंस है। हाँ, तो यहां पर आपके क्या टुकड़े करने हैं, आपको टुकड़े कैसे करोगे, 5 इंटू 3 कर दिया 15 का, 6 का कर दिया आपने कितना 2 इंटू 3, फिर 5 इंटू 4। अब देखो डियर स्टूडेंट, देखो 3 का निकल जाएगा 1, 5 का निकल जाएगा बाहर और 4 का निकल जाएगा 2, बचेगा कितना, ये बचेगा केवल अंडर रूट में अंदर। तो आंसर कितना आ गया 30 रूट 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है, यानी कि हाइट दे रखी है। तो हाइट अगर 6 रूट 3 है, जो कि किसके बराबर है, 2 रूट 3 रेशो के बराबर है, वह 6 रूट 3 है, तो 1 रेशो बराबर 3 आ गया। तो साइड कितनी हो जाएगी, 4 रेशो 12 और 12 3 36, परिमाप हो जाएगा। कैसा लगा रेशो, तो रेशो क्या होता है, हाइट साइड और एरिया। रेशो अभी सिखाया था ना, 2 रूट 3, ये 4 रेशो और ये रूट 3a। तो जो भी आप सीखते हो, आज आपने कुछ और सीखा, नया सीखा, अब आप और अच्छे से करने लग जाओगे, फास्ट करने लग जाओगे। अब एक बच्चा पूछेगा, टाइम लगता है, देखो अब 12 पूछ रहे हो आप लोग, तो सिंपल सी बात है ना डियर, 2 रूट 3 बराबर हाइट है, क्योंकि माध्यिका ही हाइट होती है, मैंने पहले बताया था आपको। तो 2 रूट 3 बराबर अगर आपने 6 रूट 3 के बराबर कर दिया, तो यहां से एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन आपकी साइड कितनी होगी, क्योंकि जब परिमाप निकालोगे तो परिमाप बराबर होता है 3 गुणा भुजा, तो साइड तो 4 रेशो है ना, तो आपको 4 रेशो की वैल्यू चाहिए तो 12 होगी, और 3 का गुणा करना ही है क्योंकि परिमाप निकालना है इसलिए। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 है तो क्षेत्रफल, लगाओ दिमाग भाई। सर अभी बताया था आपने 2 रूट 3 बराबर अगर आपका 15 है, तो रूट 3 तो रहने दो, 15/2। और अगर आप निकालना भी चाहते हो तो निकाल लो, क्योंकि अगर आपके सामने हाइट दे रखी है, लेकिन आपको साइड तो चाहिए ही चाहिए। बोले ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, आओ। तो मैं ये कहता हूं यार, कि अगर हाइट मुझे पता है, तो इसका रेशो होता है 2 रूट 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 रूट 3। 4 रेशो बराबर 30/√3। कोई दिक्कत, आराम से करते जाओ। तो अब आपको क्या करना है, रूट 3 टाइम और करना है, इसका आंसर आ गया। रूट 3 यही तो होता है, नहीं ये बात समझ में। देखो, जैसे कि ये आपके सामने हाइट है, हाइट आपके सामने है, तो हाइट बराबर क्या होता है, √3a/2 होता है, होता ही नहीं होता। हाँ, और इसको अगर आप 15 के बराबर कर रहे हो, तो यहां से आप a निकाल दो 30/√3, यही आ गया था, जी बिल्कुल आ गया था। अब a बराबर ये आ गया था, और आपका एरिया कितना होता है, √3a² बाई 4। तो √3 से √3 चला गया, 900/4, या फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करने पर, 3 से काटा 10 बार, और 25 या 75√3 आ रहा है भाई, 75√3। ठीक है, नेक्स्ट करिए। मनीष सिंपल फॉर्मूला लगाया भाई, पहले साइड निकाला, साइड को यहां लग दिया, पुट कर दिया। अब इसमें नहीं समझे तो फिर क्यों नहीं समझे, तुम बताओ, क्यों समझ में नहीं आया तुम्हारे। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और ऊंचाई b है, तो b² का मान क्या होगा। क्षेत्रफल और ऊंचाई का रेशो क्या होता है, क्षेत्रफल अगर √3 उसकी भुजा साइड है, और b कितना होता है 2√3, तो यहां आ जाएगा साइड। कोई गड़बड़ है क्या भाई, 2√3 होता है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, a क्षेत्रफल है, आगे बात। ठीक है, तो अगर मैं साइड की बात करना चाहता हूं, और अगर हम डायरेक्टली करना चाहें, हाँ, तो एक बार बेसिक से लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा स्क्वायर बोला गया है, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट आपका b है, और b² आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं क्या, कि सर अभी आपने बताया था कि जो हाइट होता है, जो आपका साइड होता है, और जो आपका एरिया होता है,
उसका रेशो यही होता है ना, √2√3, साइड का 4 रेशो, और √3, एक तरीके से साइड को यहां 4 रख सकता हूं क्या मैं, क्योंकि जो ए है वो 4 ही तो है, जो ए है वो 4 रेशो ही तो है। हाँ, और अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो √3/2/2√3। आया मजा? तो अगर मैं कहूं कि बी मेरा हाइट है, यानी कि हाइट यानी कि √3 का स्क्वायर, और एरिया मेरा कितना है 2√3, यानी कि 2√3 का हो, और बस केवल यही आएगा। तो ये हो गया 3/2√3। सॉल्व करने पर कितना आया, √3/2। गड़बड़ हो रही है। फॉर्मूले से करें एक बार, फॉर्मूले से तो होगा ही। अगर मैं एरिया की बात करता हूं, ये ए है, तो मैं यही कहूंगा कि जो एरिया मेरा अगर ए है, तो एरिया को मैं रख दूंगा √3a²/4, या √3a' का स्क्वायर/4, और हाइट कितनी हो जाएगी, √3a'/2। और रेशो से भी होगा, वो मैं करूंगा, पहले इसको इससे कर देते हैं। तो √3a'/2 का होल स्क्वायर अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी है, √3a' का स्क्वायर/4। अच्छा, साहिना कह रही है कि नोट्स खराब कर रहे हो सर। वाह, पढ़ लो यार, फालतू चीजों में दिमाग लगा रही हो तुम भी, है दिमाग भी खर्च हो रहा होगा तुम्हारा, तो उसको भी यूज मत करो। चलिए, तो ये आंसर आ जाएगा √3। चलिए, क्लियर हुआ? रेशो से भी होगा यार, है ना, रेशो से भी करते हैं। पहले एक बार रेशो जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार देखते हैं कि क्या है वो चीज। यही है कि हाइट 2√3 है, 4 है, और √3a है। चलो, रेशो से भी उड़ाते हैं। आइए, अगर मैं इसको क्षेत्रफल को मानता हूं a, और ऊंचाई को मानता हूं मैं b। क्षेत्रफल को a कह रहा हूं, एरिया को मैं a कह रहा हूं, और हाइट को मैं क्या कह रहा हूं, b कह रहा हूं। अगर मैं इसको रेशो में लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने b और a लिख दिया, तो रेशो में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया होता है मेरे पास √3 टाइम्स ऑफ साइड, और ये होता है मेरे पास 2√3। तो मैं इस 2√3 का स्क्वायर कर रहा हूं, और एरिया कितना हो जाएगा √3, और साइड का वैल्यू रख दिया मैंने 4। तो सॉल्व करने पर कितना आया, 12√3/4 आ तो गया, √3 आ गया। ये ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अब इसको भी करो, चलो इसको भी रेशो से करके दिखाओ। सेम कॉन्सेप्ट है, हाइट आपको दे रखा है, एरिया आपको निकालना है। तो मैं ये कहता हूं कि 2√3 बराबर, अगर आपका 15 है, 15 है, तो एरिया निकालना है सर। तो एरिया हमारा कितना है, √3 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो एक रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15/2 √3, और 4 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, जिससे कि साइड निकल कर आए। तो ये आपका 4 रेशो की वैल्यू हो गई। और इसी साइड को आपको क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई भी करना है। देखो क्या आ रहा है, ठीक है, सही है ना। दिक्कत है यहाँ पर, है यहाँ अपने पास निकल कर रहा है 30, और 30 हमारा क्या हो जाएगा, एक बार और देखते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक तो हो ही रही है। ओ यार, सिंपल सी मिस्टेक हो रही है। देखो, 2√3 अपने पास कितना है, 2√3 अपने पास किसके बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 √3। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही साइड है, 60/2 √3। अब ये साइड आ गया, तो इसका अगर अगर हम करते हैं, ये साइड आ गया, और इसको अगर मैं रैशनलाइज कर लेता हूं, तो 2 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया ये कितनी बार, 5 बार, तो आ गया ना 10√3। अगर 10√3 आपकी साइड आ गई, तो ये अपने पास कितना है, हाइट से रिलेशन लेना है। तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स, कहीं तो गड़बड़ है। होगा, रेशो से होगा, डेफिनेटली होगा। चलो मैं ऐसा करता हूं, रेशो पूरा बनाते हैं।
रेशो पूरा लिखते हैं डियर, ठीक है। अरे आएगा कैसे नहीं आएगा भाई, बोल दिया ना आएगा। रेशो डायरेक्टली लिखते हैं चलो। तो हाइट का रेशो कितना था, 2√3 था। और साइड का रेशो कितना है, साइड का रेशो कितना है, ये हाइट का रेशो 2√3 है, साइड का रेशो 4 है, और एरिया का रेशो अपने पास √3a। ए क्या है, साइड ही तो है। गलत लेते हैं अपन इस चीज को, है ना, क्योंकि अगर यहाँ ए स्क्वायर आता है तो उसका अगर ए लेंगे तो ए स्क्वायर लेना पड़ेगा √3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। चलिए 2√3 बराबर अगर हम बात करते हैं 15 के बराबर है, ठीक है ना। तो अरे जिसको जाना है वो जाए, है ना, बाय बाय। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यार इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक रेशो की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 15/2/√3, ठीक है। ठीक है भाई साहब, और ये एक रेशो की वैल्यू आई है, एक रेशो की वैल्यू आई है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आ तो गया। और साइड का, साइड कितनी आई थी, 10√3, तो 10√3 से गुणा कर दो तो आ गया ना 75√3, ये लो, ठीक है। साइड तो 10√3 थी, तो आपने क्या किया, पहले आपने रेशो निकाला कि एक रेशो की वैल्यू ये आई है, तो √3 रेशो ये आ गया। तो फिर आपने ए का बाद में मल्टीप्लाई किया 10√3, और साइड अपनी 10√3 आई थी, तो रेशो में भी हो गया ये, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, चिंता ना करो। अब जैसे कि ये बोला गया है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, बताओ। आंकिक मान समान है, यानी कि 2√3 बराबर आपका कितना हो गया, √3a हो गया। तो यहां से हमने देखा a बराबर कितना आ गया, 2 यूनिट रेशो से। और आपको वैसे सॉल्व करना है तो वैसे कर लो, √3a² 4 बराबर √3a/2, a बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहां से रेशो से कर लिया, यहां से वैसे कर लिया, क्लियर है। बहुत सिंपल हो जाता है। 10√3 साइड कैसे आया, निकाला ना कैलकुलेट करके। जैसे कि ये एक रेशो की वैल्यू है, तो साइड कितना होगा, 4 रेशो। तो इसको सॉल्व करो तो 15 चौके 60/2, यानी कि 30/√3 अपॉन 1/√3, है ना। तो यहां हो गया 30/√3 को कितना लिखेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो 10√3 आ गया, ठीक है। तो ये साइड निकाल दिया। मजा आ रहा है, अच्छा लगा ना रेशो से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 15/2 क्यों लिया, वो तो रेशो आ रहा है ना डियर, 2√3 हाइट, 2√3 रेशो को हाइट के बराबर तो करना ही पड़ेगा। किसी भी त्रिभुज में आधार का अनुपात x/y है, क्षेत्रफल का अनुपात a/b है, तो उनकी हाइट का अनुपात बताओ। तो बेस का रेशो, एरिया का रेशो, एरिया का रेशो अगर a/b है, तो बेस रेशो x/y है, तो हाइट का रेशो निकल कर आएगा ay/bx, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे, कल पूरा ट्राइंगल के क्वेश्चन निपटा देंगे, और फिर कल 25 क्वेश्चन की फाइल और दे दूंगा मैं आपको। फिर कल हम इनको करके अगले दिन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस पूरा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था सब्र करो, पहले थ्योरी पढ़ो और सब चीजों को अब सॉल्व करो। अब जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं, अब इन सभी क्वेश्चनों को करके देखना, सारे क्वेश्चनों को करना है, करके देखोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते हो, थ्योरी भी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे डियर। इससे बेहतर तरीका और इससे बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब पढ़ना है तो पढ़ो, मौका आपके पास है, ठीक है डियर। चलिए टेक केयर, बाय बाय।